अगर ये कहा जाए कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई और जो हमला योगेंद्र यादव पर हुआ उसका कोई संबंध है तो लोग मानेंगे नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों घटनाएं लोगों के अंदर डर पैदा करने के उद्देश्य से की जा रही हैं। अब क्यों थ्रेट बन गए? हमले करने के लिए बहुत सारे टारगेट हो सकते थे। अकोला में डेमोक्रेटिक फ्रंट और भारत छोड़ो अभियान, इन दोनों के द्वारा आयोजित एक पब्लिक मीटिंग, ज्यादातर कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए और उसकी थीम थी, उसका शीर्षक था लोकतंत्र की रक्षा और अधिकार। और इस बात को लेकर जनता के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने भी बात रखी जाए और कैसे हमको मिलजुल के आने वाले चुनाव में हिस्सा लेना है, इसकी बात हो। ये उसका विषय। बहुत अच्छी उपस्थिति थी लोगों की। भारत जोड़ो अभियान और राष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम दोनों की वजह ओर से अपनी अपनी जो भूमिका है वो रखी गई। अविनाश काकड़े, संजय मंगो, मैं के नजीब खान और मोहम्मद यूनुस जी, इन सबने अपनी बात रखी थी। तब तक शांत माहौल था। मेरा जैसे ही भाषण खत्म हुआ और उसके बाद योगेंद्र यादव बोलने, उनका नाम घोषित होने के तुरंत बाद श्रोताओं में से ही लोग उठे और एक दो ने हाथ उठाया और कहा कि हमको सवाल पूछे। मैंने कहा बिल्कुल सवाल पूछिए, सवाल जवाब के लिए समय रखा। योगेंद्र जी की भी बात पूरी सुन ले और उसके बाद हम सवाल जवाब की चर्चा हो। लेकिन एक ने सवाल उठाया, वो जोर जोर से, फिर 2, 4, 5, 10 बहुत सारे लोग जोर जोर से बोलने लगे और कुछ लोग स्टेज की तरफ दौड़े। एक ने आके माइक छीन लिया और बहुत सारे लोग फिर तुरंत ही स्टेज पर चढ़े, उनको घेरा गया और सब लोग वही कह रहे थे कि हमारे सवालों का जवाब दो, हमारे सवालों का जवाब दो। हमने कहा बिल्कुल देंगे, हम तो सवाल के जवाब देने ही आए हैं। कौन से सवाल है, क्या है, वो समझ तो ले, और आप एक एक करके बताएंगे तो हमको जवाब देना आसान होगा। लेकिन आप एक साथ इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, किसी का नहीं सुन पा रहे, हम कैसे जवाब दें? लेकिन जो आए हुए लोग थे, उनका जवाब सुनने का कोई इरादा नहीं। वो सवाल जरूर उठा रहे थे, लेकिन वो सवाल उस मीटिंग को डिस्टर्ब करने के इरादे से ही रखे जाते। सब लोगों ने घेर लिया। जो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमें प्रोटेक्शन देने के लिए एक कड़ी हमारे सामने खड़ी की, बचाने की कोशिश में थे। लेकिन उनके ऊपर भी लोग गिर रहे, और कुछ देर ये मामला चलता रहा तो शायद वहां स्टैम्पेड भी हो सकती। लेकिन पुलिस आई, पुलिस को तुरंत इत्तला किया गया और पुलिस आई। पुलिस ने फिर इंटरवीन करके हमको एस्कॉर्ट किया। हम भी पहले जाने के लिए तैयार नहीं थे, हमने सोचा हम बैठे रहेंगे, हम बिल्कुल वहां से नहीं जाएंगे, हमको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन पुलिस ने कहा कि हमारे हाथ से बाहर चली जाएगी सिचुएशन, और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चलिए यहाँ से। बहुत आक्रामक हो रहा था जो भी मॉब वहां पे था, इसलिए फिर उन्होंने हमको एस्कॉर्ट करके वहां से बाहर। ये स्थिति वहां की जो पूरी स्थिति थी। लेकिन एक बात साफ है कि पूर्व तैयारी से लोग आए और ये मीटिंग नहीं होने देनी है, डिस्टर्ब करना, ये उनका इरादा था। सवाल जवाब ये तो एक बहाना था, लेकिन इस मीटिंग में बाकी लोगों की बात हुई, लेकिन योगेंद्र यादव का भाषण ना हो पाए, ये बिल्कुल उनकी तैयारी। इसमें बहुत हटते कटते भी इसमें उल्का जी थोड़ा सा मेरे को 2-3 बातें पूछनी है। एक तो ये कि वहां पर पुलिस कितनी देर बाद आई, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ये क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग थे कि पुलिस उनको संभालने की वास्तव में स्थिति में नहीं थी? ऐसा आपको भी बहुत क्राउड मैनेजमेंट का आपको जानकारी है, तो वास्तव में ऐसी स्थिति थी या पुलिस ने भी एक तरीके से मदद किया कि भाई प्रोग्राम ना हो, आप यहाँ से अब निकल जाइए, हम लोग संभाल नहीं सकते? मतलब पुलिस की स्ट्रेटेजी थी या जेन्युइनली इस तरीके की स्थिति थी? और दूसरा, वो जो सवाल कह रहे थे, तो कुछ भी कोई बात आपके कान पे आई क्या कि वो एग्जैक्टली प्रोग्राम डिस्टर्ब किया? वो ठीक है, लेकिन वो सवाल के नाम पर प्रोग्राम डिस्टर्ब कर रहे थे या वास्तव में कोई सवाल भी ऐसा था
जो वो पूछना भी चाह रहे थे? जी। नहीं, सवाल तो कुछ सुना ही नहीं पड़ रहे थे। अगर उनको सवाल पूछने होते तो, और उस सवालों से हमको अगर कुछ हमारे सामने कुछ दिक्कतें खड़ी करना, ये अगर उनका मकसद होता, तो सवाल वो एक एक करके पूछते, और वो सवाल और उनके जवाब अगर ठीक से जो मौजूद थे वहां पे लोग उनके सामने जाए, ऐसा अगर उनका मकसद होता, तो वो एक एक के बाद बाद एक पूछ सकते। एक बात। दूसरा, पुलिस को सही में अ, पुलिस ने इतना सीरियसली नहीं करते ये मामला। वहां पे आई पुलिस तो तुरंत, जब वहां के कार्यकर्ताओं ने फोन करने पर पुलिस वहां पहुंच गई। और जितने पुलिस एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में जितने दौड़ पाए उतने वो आए थे वहां पर। लेकिन मॉब इतना अग्रेसिव हो रहा था कि वो संभल पाना मुश्किल था। जितनी पुलिस मौजूद थी उनके लिए वो आसान नहीं था। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो जिस तरीके से योगेंद्र यादव को भी वो धक्के दे रहे थे, और पुलिस उनको खींच रही थी, खींचने की कोशिश कर रही थी, निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतना आसान नहीं। मुझे ऐसा कोई धक्का वगैरह किसी ने दिया नहीं कि पुलिस आई और वो मुझे वहां से स्पॉट करके। तो इसमें पुलिस का कोई इरादा था ये कहने के लिए कोई स्थिति नहीं है। इसलिए पुलिस के बारे में हम ये बात नहीं करें। लेकिन जो सवाल उठाने ये जो वंचित वंचित अघाड़ी के लोग हैं, वंचित अघाड़ी के जो लोग हैं, इन्होंने ये काम किया, तो वो ये बात आइडेंटिफिकेशन लोकल जो लोग थे उन्होंने ये बताया कि वंचित अघाड़ी के लोग हैं, या वो कह रहे थे कि हम वंचित अघाड़ी के लोग हैं? किस तरीके से ये बात स्पष्ट हुई? हम तो किसी को नहीं पहचानते थे, तो कौन लोग है वो तो हम नहीं जान पाए। लेकिन लोकल मीडिया ने भी पहचान लिया कि वो वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग थे, और स्थानीय वहां के कार्यकर्ता है वो भी तो उनमें से कुछ लोगों को जानते थे। तो ये उन्हीं की तरफ से हुआ। ये पहले सोशल मीडिया ने वो न्यूज चलाना शुरू कर दिया। यानी हमको पुलिस स्टेशन में ले गए, हम बाहर आए, हमने प्रेस से बात करने की कोशिश की। उसके पहले ही प्रेस ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वंचित ने राड़ा। वंचित ये मीटिंग डिस्टर्ब करना चाह रही थी, और डिस्टर्ब। ये तो इसका मकसद क्या समझ में आया आपको? मकसद ये था कि वो सभा नहीं होने देनी, योगेंद्र यादव की बात भी नहीं होनी थी। और उनके यानी ये पहली बार नहीं हुआ है, यानी ये हमारी मीटिंग में पहली बार हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में ये लगातार हो रहा है। लोकसभा चुनाव में जिन जिन लोगों ने साथ दिया महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस का, उन सब लोगों को टारगेट किया जाए। और उसमें साहित्यिक है, उसमें अम्बेडकरी मूवमेंट के दिग्गज है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले एक स्टेटमेंट निकाला था। उसमें 80 संगठन महाराष्ट्र की शामिल है, और कई सारे साहित्यिक और अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज लोग, जिन्होंने ये स्टेटमेंट निकाला कि आप वोट देते समय सोचिए। और वंचित के जो कैंडिडेट है उसके बारे में उन्होंने पोजीशन लेके स्टेटमेंट दिया। उनको टारगेट किया गया। उसमें अवसर कस्बे, जो बहुत जाना माना नाम है महाराष्ट्र में, साहित्यिक है, अम्बेडकरी मूवमेंट के हैं, उनको टारगेट किया गया। यशवंत मनोहर जी, तो ये बहुत जाने माने साहित्यिक भी है और एक्टिविस्ट भी है, अम्बेडकरी मूवमेंट के एक विचारवंत माने जाते, उनको भी टारगेट किया गया। प्रज्ञा दया पवार, जो कवियत्री है, साहित्यिक भी है, उनको भी टारगेट किया गया। उनके समर्थन में हम सब लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स निकाले थे। और भारत जोड़ो अभियान की शुरू से ये पोजीशन रही है कि हम महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस सब। तो सवाल जिस तरीके से बाद में हमको समझ आए, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके जो डाला है प्रबुद्ध भारत की ओर से, और जो भी वंचित बहुजन आघाड़ी के से जुड़े हुए लोग, उन्होंने जिस तरह से पोस्ट करना शुरू किया है, उन्होंने जो सवाल रखे हैं उसमें यही थे कि महाविकास आघाड़ी को अगर आपने सपोर्ट किया, तो राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही, तो आप उसको कैसे सपोर्ट करते हैं? फलानी जगह फलाना कैंडिडेट दिया, उसको आप कैसे सपोर्ट कर सकते? इस तरह के सवाल थे। ज्यादातर सवाल जो कांग्रेस को पूछे जाने चाहिए उस तरीके के सवाल। हमने कहा कि हम कैसे जवाब देंगे, आप ये सवाल कांग्रेस से पूछे। हम कोई कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं है, ये इंडिपेंडेंट जन आंदोलन है।
ये एक मूवमेंट है जनतंत्र और संविधान को बचाने की। तो हम जो काम कर रहे हैं जी। उसके बारे में हमको इसके अंदर क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश से बैठ करके, बनारस से बैठ करके इस हमले को आप किस तरीके से आप देखते हैं? जी। सर देखिए, इस पूरे चुनाव में या इस पूरी प्रक्रिया में भाजपा तो अपने आप में कुछ है नहीं। वो पूरी चुनाव प्रक्रिया, पूरा संचालन, चाहे बुद्धि हो, चाहे दिमाग हो, चाहे संगठन हो, वो आरएसएस काम करता है और आरएसएस लगातार काम करता है। आरएसएस को भी मालूम है कि इनकी स्थिति बहुत ही खराब है, जनता के बीच ये जा पाने की स्थिति में नहीं है। तो वो काम क्या करता है कि एक तो अपने लोगों को इकट्ठा करके इनको कार्यकर्ता प्रदान करता है, और प्लस जो भी ऐसी ताकतें हैं जो इनके विरुद्ध लोगों को एकत्रित होने में ये कुछ भी क्षरण कर सकती हैं, वो उनका इस्तेमाल करता है। अब हम यहाँ देखें, जैसे मायावती का बेहतरीन तरीके से उपयोग हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा। हमको लगता है कि महाराष्ट्र में मायावती जी का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है, उपयोग नहीं है, जिसके चलते जो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था है, प्रकाश अंबेडकर एक बड़ा नाम है और अठावले जी को तो उन्होंने आपने साथ ले लिया है, तो अब अठावले जी भी डिस्क्रेडिट हो गए हैं। जो थोड़ी बहुत क्रेडिट बची हुई है वो इनके नाम पर, और इनके नाम पर भी सांगठनिक क्रेडिट नहीं है, इनके केवल नाम की क्रेडिट है, जो अंबेडकर नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। और ये चाहते हैं कि अपोजिशन की तरफ से, या जो हमारा इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस की तरफ से इनको या इनके कार्यकर्ताओं को अगर उनसे मुकाबला किया जाएगा तो जी उसको हवा बनाएंगे कि तो अंबेडकर के खिलाफ है, अंबेडकर के खिलाफ है, अंबेडकर के खिलाफ है। तो ये सारा का सारा खेल उनको लगता है कि जैसे हरियाणा में 0.6% से इन्होंने बम्पर मेजॉरिटी हासिल कर लिया, अपना जो भी स्थिति बनाए, तो इनको ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र में इनको हरियाणा की भी अपेक्षा कहीं से कोई गुंजाइश उनको दिखाई नहीं पड़ रही है। निहायत फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, तो उसके चलते इस तरीके की चीजें, और खास करके इंडिया अलायंस के भी और घटकों को भी देखिए, उसमें एक बात और कहना पड़ेगा कि ये कांग्रेस पे भी कहीं ना कहीं से उसको भी चीजों को सोचना चाहिए कि अपना सांगठनिक आधार भी उन्हें मजबूत करना चाहिए। तो जो भी लोग कांग्रेस या ये जो एलायंस इंडिया गठबंधन है उसके सहयोगी के रूप में आ रहे हैं, उनको सांगठनिक ताकत उनको दे सकते हैं, वैचारिक ताकत दे सकते हैं, कार्यकर्ता ताकत दे सकते हैं। तो उन सारे लोगों को किस तरीके से डेविएट किया जाए और अंबेडकर के नाम पर, अघाड़ी के नाम पर नहीं, वो प्रकाश के नाम पे नहीं, अंबेडकर के नाम पे जो कोई भी हो सके उसके खिलाफ नफरत का वातावरण फैला करके और इस गठबंधन के खिलाफ ये लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो हम तो इसको कहेंगे कि अब तो अच्छी बात हो गई कि पहले इनकी पोल पट्टी खुल गई, अब से भी इंडिया गठबंधन के लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि छोटे छोटे अपने झगड़ों, अपने मसलों में मत उलझो। आज की तारीख में 1 सीट, 2 सीट, 10 सीट लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप उन्हें कितनी सीटों पर हरा सकते हैं। हराने की प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ वहां होगा। अभी ये बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, अभी सलमान खान को ये थ्रेटनिंग दी जा रही है, और थ्रेटनिंग तो सबको दी जाएगी, जोगिंदर यादव को भी दी जाएगी, आनंद तिवारी को भी दी जाएगी, श्रीनम को भी दी जाएगी। तो इससे हमें इसके खिलाफ डट करके मुकाबले के लिए, और खास करके अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी अहम को दूर छोड़ करके, आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हमने टक्कर दे करके हमको परास्त करके, और वो कमजोर है इस बात को कतई हम स्वीकार नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए। अकोला के अंदर सब कैंडिडेट्स जब इंडिया गठबंधन के डिक्लेयर हो जाए तो एक बड़ी सभा तो वहां पर होगी और उसके अंदर योगेंद्र जी जाएंगे, ऐसा पक्का मुझे भरोसा है। मैं कॉमरेड राजन जी के पास आता हूं और मैं उनसे मैं ये जानना ये चाहता हूं कि इस समय अदरवाइज ये तो एक हिंसा का वातावरण पैदा कर रहे हैं, डर का वातावरण पैदा कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, क्योंकि किसानों का भी मसला है। आप किसान संगठन के साथ जुड़े हैं, किसानों के आप बड़े नेता हैं, और उसके अंदर भी एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश महाराष्ट्र के अंदर बड़े पैमाने पर हो रही है, जो हरियाणा के अंदर नहीं हो पाई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने उस तरीके का काम किया है कि हमारे पुराने मित्र हैं
प्रिय मित्र हैं, राजू शेट्टी जी से लेकर के और बच्चू कडू तक, हमारे जो पड़ोसी हैं मुल्ताई के, तो ऐसे तमाम सारे लोग मिलकर के वो भी काफी कुछ इसके अंदर भूमिका वो ले रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये सब जो प्रयास हैं एक तरीके से सांप्रदायिक और कॉरपोरेट मुखी जो ताकतें हैं, और आपका जो पूरा अभियान है भाजपा को बेनकाब करो, विरोध करो, दंडित करो, जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो अभियान है, आपको कैसा दिखलाई पड़ रहा है कि आप लोग भी सब ये जो भारत जोड़ो आंदोलन जैसे जो प्रयास हैं, 8 प्रयास हैं, जब मैं सतपाल मलिक जी के साथ कार्यक्रम में था बम्बई में, पुणे में, तब उसकी पूरा बताया था कौन कौन से 8 ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो काम कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ में, भाजपा और इस युति के खिलाफ में। तो आप भी, क्या आपको लगता है कि किसान संगठन के जो लोग हैं वो लोग भी इस पूरे प्रयास में एक साथ मैदान के अंदर उतरेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में और 2 ताकतें हैं जिनके खिलाफ हमें लड़ना और सचेत रहना जरूरी है। एक है गवर्नर का ऑफिस। हमने देखा है कोश्यारी साहब जब थे गवर्नर, तो महाराष्ट्र की जितनी भी आइडेंटिटीज थी, जो आदरणीय स्थान थे, उस पर किस तरीके से हमला किया जा रहा था, ये भी हमने देखा है। देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये दोनों में काफी अंतर है। महाराष्ट्र को एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और फ्रीडम मूवमेंट का एक बड़ा इतिहास है, और उसमें से जो आगे आए हुए आइकॉन्स है, उन आइकॉन्स को ध्वस्त करना, उन आइकॉन्स पर ठेस पहुंचाना, ये हमेशा संघ भाजपा की साजिश रही है। सबसे पहले उसके बारे में हमको सचेत रहना जरूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो कल की जो बात हुई है योगेंद्र जी के साथ में, कि इलेक्शन की आचार संहिता शुरू होने के बाद हो चुकी है, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन लॉ एंड ऑर्डर में काबिल नहीं है, ये भी मुझे बताना है। तो ये इस तरीके से वो एक नई संभावना और सिचुएशन जो है, ये संघर्ष तीखा बना के डरा धमकाने की बात की जाएगी, और उसको ये 2 ऑफिसेज जो है, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस और गवर्नर का ऑफिस, क्या ये योगदान नहीं देगा, इस बात पर मुझे भरोसा नहीं आता है। तो इसलिए हमको ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। दूसरी बात जो है, जो हमेशा से फैसिस्ट लोगों का तरीका है, कुछ लोगों को वश करो, कुछ लोगों को गुमराह करो और कुछ लोगों को मार डालो। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक उसी किस्म का इशारा है। ये कल की घटना कुछ लोगों को गुमराह करने की साजिश है, एक गलत नरेशन फैला तो कुछ लोगों को गुमराह कर। और खास तौर पर किसानों की बात जो आपने कही है, कल ही हमने कोल्हापुर में शक्तिपीठ महामार्ग के बारे में बड़ी परिषद की है, और उसमें सारे किसानों ने तय किया है कि वो जो लैंड एक्विजिशन का मुद्दा जो महाराष्ट्र में सबसे अहम बना है, जो आउटडेटेड लॉज है, उसके आधार पर किसानों की जमीन छीनी जा रही है। लाखों करोड़ रुपए के जो एक्सप्रेसवे के नाम पर किसानों की जमीन हथिया कर कारपोरेट्स के कब्जे में दी जा रही है। जो जमीन सस्ते में किसानों से ली है, वो समृद्धि की जमीन करोड़ों रुपयों को कारपोरेट्स के हवाले कर दी है। ये सारे, और इसी एक्सप्रेसवे से चाहे मेग इंजीनियरिंग हो या और जो भी बातें हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में ये सारा पर्दा उनका खुल गया है। तो हम चाहेंगे ये एक लैंड एक्विजिशन एक अहम मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति पे बनेगा। जो सोयाबीन के लिए भाव के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश का किसान उत्तेजित है और आवाज उठा रहा है, महाराष्ट्र के किसानों की भी यही भावना है। और जो पैडी का खेल पंजाब में उन्होंने किया है, ये पूर्व विदर्भ और कोंकण रीजन के जो पैडी प्रोड्यूसर किसान है वो भी, लेकिन किसानों की जातियों को आपस में किस तरीके से लड़वाए और उनको उनके अंदर फूट डालने की एक बड़ी साजिश यहाँ पर चल रही है। महाराष्ट्र का पानी छीना जाएगा, महाराष्ट्र का रोजगार छीना जाएगा, महाराष्ट्र को इतिहास को भी तोड़ा मरोड़ा जाएगा। इस तरीके का खेल जो है, जो महाराष्ट्र की जागरूक जनता है वो बिल्कुल चलने नहीं देंगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज की पहली जिम्मेदारी, राजन जी, समय समाप्त हो रहा है इस कार्यक्रम का। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को हम आगे भी
इस चर्चा को आगे चलाते रहेंगे। उल्का जी आपका, संजय मंगो जी आपका, नगेश चौधरी जी का और राजन जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस कार्यक्रम के अंदर जुड़े। लगातार बहुजन संवाद